गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 6 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है। ट्रम्प असर्ट्स इंडिया कट रशियन ऑयल टू प्लीज हिम। तो ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया जो है रशियन ऑयल लेना बंद करे अगर वो प्लीज करना चाहते हैं, अगर हम उनके साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहते हैं तो हमें जो है रशिया से जो है ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना। और हमें एज अ पेनल्टी हमारे ऊपर देखो इन्होंने टेरिफ्स लगाए हैं यूएसए ने हमारे ऊपर, जिसके अंदर 25 + 25 टेरिफ है, मतलब 50% टोटल टेरिफ है और उसको बाइफरकेट किया है 25-25 में। जो फर्स्ट 25% टेरिफ है वो रेसिप्रोकल टेरिफ है कि हमने भी उनके ऊपर टेरिफ्स लगाए हुए हैं कि मतलब अगर यूएसए से कोई सामान इंडिया आ रहा है तो हमने उसके ऊपर टेरिफ लगाया तो उन्होंने भी टेरिफ लगा दिया। फाइन, चलो ये तो बनता है। 25% टेरिफ इन्होंने लगाया एज अ पेनल्टी क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। और ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है, अगर आपने पिछले साल की न्यूज पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता होगा। अब रशिया क्या यूएसए क्या कह रहे हैं कि मैं ये टेरिफ्स कब हटाऊंगा, मतलब 25% उम्मीद है हमें कि ये हटा देगा अगर हम रशियन ऑयल लेना कम कर देंगे। अब इंडिया बोल रहा है कि हमने बहुत बहुत रशियन ऑयल लेना कम कर दिया है, बट फिर भी अब देखो वेनेजुएला से नहीं ले सकते, ईरान से नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो अपना बोल देता है, बट ऑयल के ऊपर बहुत सारा इकोनॉमी जो है हमारी डिपेंड करती है। बट यस, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है ना। दिस इज द करंट सिचुएशन। और बाकी इंडिया और यूएसए जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करें, जिसका नाम है बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, बीटीए उसका नाम है। उसके बाद एससी डिनाइज बेल टू उमर खालिद। आपको पता होगा कि हमने उमर खालिद के बारे में बात करी थी, बट एससी ने बेल डिनाई कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट डिनाइज बेल टू उमर खालिद। ठीक है ना। एंड शर्जील इमाम। देखो यार, इसको याद करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत उमर उमर लग जाए, खालिद। ठीक है ना। उमर और खालिद, हम कहते हैं उमरे लगे आपको, उमर खालिद। ठीक है। और इधर से सरजील। ठीक है ना। शरजील। ठीक है। इमाम, मैम भी बन रहा है इसमें, दोनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब इनको बेल डिनाई हुई है, क्योंकि इनको बेल डिनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनके अगेंस्ट क्यों केस चल रहा है, क्यों रखा जा रहा है इनको अंदर। ठीक है ना। तो ये इन्वॉल्व थे। ठीक है ना। इट हैज सेड कि इनकी रिलेटिंग टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर उमर खालिद जो है, ठीक है ना, केस इनके अगेंस्ट किस में रजिस्टर्ड है, केस रजिस्टर्ड अंडर, लिखेंगे केस रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए। यूएपीए के अंदर इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है ना। रिलेटिंग टू अलेज्ड, ठीक है ना। अब क्या है, क्यों केस है, रिलेटिंग टू अलेज्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड फेब 2020 राइट्स इन दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में फेब 2020 में राइट्स क्यों हुए थे विद रिगार्ड टू द सीएए, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई है सिटीजनशिप एक्ट को, जिसके अंदर कहा गया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है दूसरी कंट्री में, स्पेशली हमारी नेबरहुड कंट्रीज में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, ठीक है ना, उनके माइनॉरिटीज जो कि हिंदू, सिख्स, अफगानिस्तान में भी हिंदू सिख्स, उनको वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, तो हम उनको अलाउ करेंगे कि वो यहाँ पर आके सिटीजनशिप ले सकें। ठीक है। जो एक पर्टिकुलर डेट से आए हुए हैं, बट उसमें मुस्लिम्स नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा वो सब मेजोरिटी मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी वहां पे, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, दे आर प्रोटेक्टेड इनफ इन देयर कंट्री। बट ये इट वॉज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, लोग कहते नहीं ये सही नहीं है। बट अब इन्होंने प्रोटेस्ट करी थी फेब 2020 को, और इसी प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में दे हैव बीन अरेस्टेड। किसके अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The act is very important. Feb 2020 riots in New Delhi is very important, and they were having a larger conspiracy, some planning. What was their conspiracy? Their conspiracy was to throne बदल देना, सत्ता ही पलट देना, कि जो पावर में बैठा है उसकी जगह किसी और को पावर पे बिठा देना। ठीक है ना। अब इसके अंदर ना हम आगे आगे आर्टिकल्स में बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो आप एक ऑलमोस्ट पेज ही छोड़ दो इसके लिए, ऐड करते रहना। ठीक है। मडूरो प्लीड्स नॉट गिल्टी, सेज ही इज स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। तो अब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है, जिसको उठा करके यूएसए वाले ले गए, ठीक है ना, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट
president Nicolas Maduro, ठीक है ना? Venezuelan president pleaded not guilty to charges of narco terrorism in New York court. यार अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्या क्या चीजें आपको याद करनी जरूरी है। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का नाम जिसको उठा करके ले गए यूएसए वाले इज निकोलस मडूरो। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, मैड बन रहा है, ठीक है ना? यूरो बन रहा है, यूरो मेडूरो, ठीक है ना? निकोलस, निकोलस तो बहुत ज्यादा नाम ही है, निकोलस तो हैरी पॉटर में भी आपने सुना होगा, तो निकोलस और मडूरो, ठीक है ना? ये याद कर लो। अब बी के अभी निकोलस मडूरो 10 बार पढ़ो और ये याद हो जाना चाहिए। कहाँ का? वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है जिसको यूएसए वाले उठा के ले गए। 101% ये क्वेश्चन आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीडेड नॉट गिल्टी। अब देखो यार, तुम्हें पता है केस क्यों चलता है? केस तब चलता है अगर इंसान कहे कि यार मैंने नहीं किया ये, कोर्ट कह रही है, पुलिस कह रही है इसने किया है, ये कोई कह रहा है कि किया है इसने ये, बट वो कह रहे नहीं भाई मैंने तो नहीं किया। अब वो नॉट गिल्टी प्लीड करा तभी तो केस होगा ना। अगर वो कहते हैं हाँ मैंने किया, फिर क्या आर्ग्यू करे, यही कह रहे कि हाँ मैंने किया है, तो वो कहता है भाई मैंने नहीं किया, तो केस चलेगा अब, ठीक है? और उसके ऊपर चार्जेस क्या है? नार्को टेररिज्म के। भाई ये ड्रग्स की तस्करी कर रहा था, ठीक है ना? और इसके अगेंस्ट केस कहाँ पे चल रहा है? न्यूयॉर्क कोर्ट में, यूएसए में, ठीक है? आई एम द प्रेसिडेंट, वो क्या कह रहे हैं? वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं और मुझे किडनैप किया गया है। कहां से? काराकास से। काराकास इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके स्पेलिंग सही रखेंगे, ठीक है? इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब इनके अगेंस्ट केस चलेगा, ये सब कुछ होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे ट्रम्प भैया क्या बोल रहे हैं? वी नीड टोटल असेस, वी नीड असेस टू द ऑयल एंड अदर थिंग्स इन देयर कंट्री दैट अलाउ अस टू रीबिल्ड देयर कंट्री। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करोगे। वो कह रहे हैं हमें ऑयल का असेस चाहिए। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया वेनेजुएला में क्यों घुसा यूएस, क्यों घुसा? क्योंकि ऑयल है वहां पे, ऑयल को असेस चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये ऑयल नार्को टेररिज्म कनेक्टेड है, बट मेजर चीज क्या है इनको? इनको ऑयल, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स है वहां पर, उसका कंट्रोल चाहिए। Bangladesh cites hurt sentiments to ban IPL telecast after मुत्साफिजुर exclusion। मुत्साफिजुर को निकाल दिया है, बांग्लादेश कहता है हम आईपीआर प्रीमियर नहीं होने देंगे, ठीक है ना? बांग्लादेश बैंड लिखेंगे, बांग्लादेश बैंड टेलीकास्ट ऑफ आईपीएल अपकमिंग सीजन, ठीक है ना? इंडियन प्रीमियर लीग का जो अपकमिंग सीजन है वो बांग्लादेश ने बैन कर दिया। क्यों? इनके क्रिकेटर को लात पड़ गई, केकेआर से निकाल दिया, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में ये चला गया है, ठीक है? अब नाउ फाउल एयर, एनजीटी नोटिस टू सेंटर ऑन प्ली ओवर न्यूबॉर्न्स इल हेल्थ। तो यहाँ पर क्या था? दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन कर दी गई थी, फिर भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कोई कोर्ट में गया कि भैया हमारा इतने का नुकसान हो गया है, तो कोर्ट कहती ठीक है। इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा, वैसे पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि उमर खालिद वाला जो केस है वो डिटेल में बात कर रहे हैं हम आगे जाके। यूजिंग द टर्म्स ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रुप्ड द अक्यूज्ड इन दिल्ली राइट्स केस ऑफ 2020 बेस्ड ऑन देयर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। तो उमर खालिद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट, ये तीसरा या जो भी पहले लिखा है ना उससे पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट क्या बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रुप्ड accused in Delhi riots case on the basis of their hierarchy of participation। hierarchy of participation, ठीक है ना? जिसके अंदर से दो को बेल नहीं ग्रांट करी गई है, उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी गई है, बट other 5 appellants have been given game, 2 not given bail जिनका नाम हम लिख चुके हैं, 5 given bail।
5 गिवन बेल। अब ये 5 गिवन बेल का हमसे नाम पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है गुलफिशा, यहाँ पे फिश है, फतिमा है, इजी नेम हैदर, मीरान हैदर, मीरा और हैदर से, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शदब अहमद। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि ये 5 जो हैं, प्लीज नोट इट डाउन, ये जो 5 हैं इनको बेल मिल गई है। अब 2 को बेल क्यों नहीं मिली? The court emphasized Section 43(d)(5) of the Act, which only requires courts to assess whether the accusation are prima facie true, and thus rejected the defense of prolonged incarceration. अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस एक्ट के अंदर ये लोग अंदर गए हैं, दैट इज यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके सेक्शन 43(d) क्लॉज 5 ने क्या कहा है कि कोर्ट्स देखे कि क्या प्राइमा फेसाई, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो सच है। अगर वो सच है तो इनको बेल नहीं मिलेगी, चाहे इनका ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बनेगा? फोर्थ पॉइंट हमारा बनेगा ये वाला कि कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि भाई सेक्शन कहता है कि अगर प्राइमा फेसाई एक्यूजेशन ट्रू लग रही है, लॉन्ग इनकार्सिनेशन, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन का मतलब क्या होता है? लंबे टाइम तक जेल में रखना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि भाई फालतू में जेल में नहीं रख सकते, है ना, बट ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, ये स्पेसिफिक टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज अगर हैं तो उसके अंदर हमें अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई लग रहा है कि ही वाज इन्वॉल्व, दे वर इन्वॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रोसिक्यूशन हैज ऑलवेज, प्रोसिक्यूशन क्या है? जब भी क्रिमिनल एक्ट होगा, क्रिमिनल केस होगा, तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व होगी और स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं हम, स्टेट गवर्नमेंट एज इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ही हम स्टेट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सरकार केस फाइल कर रही है, प्रोसिक्यूशन है सरकार, गवर्नमेंट इज प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। सो गवर्नमेंट हैज ऑलवेज alleged that the riots were the result of a plan allegedly coordinated in protest networks and WhatsApp group. People routinely plan protests on messaging apps, and that is not inherently suspicious. But the state has persuaded the court that the articles of organizations are evidence of a terrorist design. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं मार्क करवा रही हूँ लिखना है कि इन लोगों ने, इन्होंने प्लानिंग ऑफ प्रोटेस्ट करी व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जो आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एविडेंस ऑफ टेररिज्म डिजाइन बताते हैं। However, the court has treated terrorism acts under Section 15 as being able to cover more than overt violence, including threatening to disrupt services, and interpretation that could have a chilling effect by emboldening governments to use stringent preventive detention under UAPA and in political cases to normalize the pursuit. अब यहाँ पर डिसरप्ट सर्विस, इनका प्लान था कि ये सर्विसेज डिसरप्ट करके सत्ता भी पलट सकते हैं। The court, using its hierarchy of participation as the basis to relieve all but 2 people, is unfair when the evidence to establish it has not yet been tested. अब ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है जो आर्टिकल लिख रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो बाद में नहीं उनका निकला ज्यादा कुछ रोल, तो फिर उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये गलत है। वो कह रहे हैं कि 26/11 जो मुंबई अटैक्स थे और ये जो था, ये सेम नहीं है, ठीक है ना। So this is an opinion. All of this is an opinion. ठीक है ना? But we need to know facts. We need to know facts. And if you are preparing for NLSAT exam, BA भी हो सकता है, LLB भी हो सकता है, और आप essay writing में हैं, this is important. If you are giving PI for symbiosis, be it 3 years, be it 5 years, this is a very, very important topic. Very important topic. ठीक है। उसके बाद ऑफ द गार्ड रेल्स द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर एक्स कौन है? एक्स ट्विटर की कंपनी, ट्विटर जो पहले होता था वो अब एक्स है। एक्स को कौन ओन करता है? एलन मस्क। एलन मस्क और क्या ओन करता है? स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सब इसकी कंपनीज हैं। द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक डेवलप्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मरली ट्विटर, हैज अ सॉर्टेड बट कंपेलिंग यूनिक सर्विस प्रोपोजिशन। सॉर्टेड मतलब इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑनरेबल एक्शंस क्या हैं? ठीक है ना, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रॉक क्यों न्यूज में ना? सबसे पहले तो ग्रॉक है क्या? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट
ग्रोक, ठीक है ना। किसने डेवलप किया? डेवलप बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ग्रोक को डेवलप किया है। इतना हमें समझ में आ गया। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी है वैसे है। चैट जीपीटी ओपन एआई लेकर आया, ये एक्स लेकर आया है जो कि ट्विटर का है, ठीक है। पहले अर्लियर ट्विटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये अलाउ कर रहे हैं। देखो ओपन एआई और गूगल का जेमिनाई ये अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये but a specific way, Grok has been responding to user requests to non-consensually generate sexually suggestive and explicit images of women. ये बनाने दे रहे हैं ये images, which is not right. ओपन एआई और गूगल नहीं अलाउ कर रहे, पर ये अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ किया भी नहीं जा पा रहा है। फ्रांस और इंडिया ने बात भी करी है कि भाई ये तो गलत है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इज्जत पे दाग है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज एलॉन मस्क फॉर यू गाइस। नाउ इन 2025 डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेन्स एंड पोस्टपोनमेंट, अब यहाँ पर एक मैडम है जो लिख रही हैं कि इंडिया यूएस का इतना भी बुरा हाल नहीं है, ठीक है। देखो यार, अभी इंडिया यूएस के रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलेंगे, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। क्यों? इंडिया यूएस के रिलेशनशिप्स को ना, ऑल ऑफ दिस इज फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना। और जो पॉइंटर्स मुझे लिखवाने होंगे वो मैं बोल दूंगी कि लिख लो। सबसे पहले तो जो पॉइंटर लिखना है कि क्वाड समिट जो थी, इसमें ये नहीं करोगे, क्वाड समिट जो थी वो 2025 में इंडिया वॉज टू होस्ट इन 2025 बट इट वॉज पोस्टपोन्ड। और मेजरली पोस्टपोन्ड क्यों हुई? क्योंकि हमारे रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे यूएस के साथ। और क्वाड के अंदर कौन कौन है? यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अगर वर्ल्ड मैप में हम सारी कंट्रीज को जोड़ देते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, तो क्वाड, ठीक है ना। अब ये तो लिखने वाली बात थी, तो इसको लिख लो। अब हम क्यों कह रहे हैं कि यार इंडिया यूएस रिलेशनशिप खराब हो रखे हैं? सबसे पहली बात तो टेरिफ्स लगा दिए इसने हमारे ऊपर 50%, ठीक है ना। इसकी वजह से मेजरली खराब हुए हैं। दूसरी चीज, ये पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठ गया। पाकिस्तान को F-16 की रिपेयर के लिए पैसे दे रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को खुली छूट दे रहा है कि भाई जो मर्जी कर, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान एक दिन उठेगा, टेररिस्ट आएगा, यूएस को उड़ा देगा, फिर यूएस कहेगा अरे ये क्या हुआ, ठीक है ना। बट अभी पाकिस्तान इंडिया को तंग कर रहा है, तो दे लाइक फाइन, हार्डली मैटर्स। टेररिज्म जब तक इंडिया में सीमित है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूएस से मत आओ, ठीक है ना, क्योंकि यूएस से तो सेल्फिश है। अब यहाँ पे while political engagement appears low notably amid US trade sanctions on India and its warming ties with Pakistan, तो पाकिस्तान के साथ बढ़िया वार्मिंग टाइज हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये चाइना के भी क्लोज जा रहा है, ठीक है। और चाइना को बोल के है कि हम G2 स्टार्ट करते हैं, कि हम पावरफुल कंट्रीज, हमारा ग्रुप, ठीक है ना। और चाइना ग्लोबलाइज तो हो ही चुका है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ ले चुका है, तो और कुछ भी ले जाएगा। बट एक तरह से ये क्या है? ये इंडिया को तंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बहुत सारे एडिटोरियल्स आए कि भाई तुम यूएसए की गोदी में जाके बैठ जाओ, तुम रशिया की साइड क्यों ले रहे हो। हमें याद रखना है कि हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख होने से पहले हम क्या हैं? इंडियंस हैं, ठीक है ना। और हमें याद रखना है कि पाकिस्तान और यूएसए हमारे कभी ना है, ना थे, ना होंगे। पाकिस्तान तो कभी नहीं होगा, यूएसए भी अगर हो रहा है ना तो मतलब उसको कुछ चाहिए हमसे, ठीक है ना। अब यूएसए ने अपने रिलेशन चाइना से ठीक किए, क्यों किए? क्योंकि इसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और रेयर अर्थ मेटल्स यूएसए की कंपनीज को चाहिए, तभी इन्होंने ठीक किए। नहीं तो नहीं करना था इन्होंने, यूएसए ने चाइना के साथ चीजें ठीक, ठीक है ना। इंडिया से अभी इनको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी ये इंडिया को तंग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के अंदर भी चीजें ऊपर नीचे हुई है, वहां कहा जा रहा है कि यूएसए का हाथ है। तो ये चार चीजें प्रूव करती हैं कि इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप जो है एक लो पर है, ठीक है। अब ये कब ठीक होंगे कुछ नहीं पता। देखो यार, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर लाइक रिलेटिव्स के रिलेशनशिप हमारे, ठीक है ना। मोस्टली हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारी लड़ाई होगी, बट दैट डजंट मीन कि कभी हम उनको बुलाएंगे नहीं, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी वो हमें या हम उनको बुला लेंगे, है ना। थोड़ी बेशर्मी सी है इसके अंदर। वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी हैं। ये नहीं है कि यूएसए के साथ अगर आज हमारे रिलेशनशिप्स बहुत गंदे हैं तो हमारे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नहीं। कुछ हो जाएगा, कुछ मेल मिलाप हो जाएगा, समोसे चाट खा लेंगे, हम उनका वाइन वाइन पी आएंगे और ठीक भी हो जाएगा। सो ये चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे।
मायोइज्म सीम्स टू बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स। अब मायोइज्म क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको लात मारनी है और हमें अपना जो थॉट प्रोसेस है वो लेकर आना है। तो मायोइज्म जो है वो कह रहे हैं कि लास्ट लेग पे है, इज गोइंग टू एंड। अमित शाह तो 2026 मार्च की डेट दे गए हैं कि हमने खत्म कर देने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो वो कह रहे क्यों ऐसा क्यों हुआ, मतलब मायोइस्ट खत्म क्यों हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विद मास सरेंडर्स माय मायोइस्ट इन धंधा करन्या डीके एंड अदर रीजन सिंस अक्टूबर 2025। ये सबसे पहले क्या है, मास सरेंडर्स हो रहे हैं, वो सरेंडर करें कि भैया हमको नहीं लड़ना है, ठीक है ना। ठीक है, मायोइस्ट सिंस अक्टूबर 2025 ये मास सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है ना। While the movement was on the decline since 2011-12 and faced a setback in 2018, it changed the form of its organization as well as in August 2024। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये पूरा लड़ते थे, जंगलों में रहते थे, हमारी फोर्सेस पे अटैक करते थे, तंग करते थे हमें। अब इन्होंने क्या किया, पहले ही एकजुट होकर रहते थे, फिर उन्होंने छोटे छोटे फॉर्मेशंस बना लिए। अब वो छोटे छोटे फॉर्मेशंस जो बनाए इन्होंने, उसमें से जो ग्रुप का हेड होता था वो अपनी बात नहीं करता था, कोई सरेंडर कर गया, किसी ने बात नहीं मानी, तो ये लोग मतलब ये लोग अलग से होने लग गए और डेथ्स भी बहुत हुई लोगों की जो मेन मेंबर्स थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इनका जनरल सेक्रेटरी था नंबाला केशवा राव एलियास बासा वराजू वाज किल्ड इन मई 2025, ये नोट करोगे, ठीक है ना। उसके बाद इनका हिंडमा माधवी हिंडमा जो है वो स्किल्ड इन आंध्र प्रदेश। तो ये मेन मेंबर्स थे जो इनके मर गए, ठीक है ना। तो अब मायोइज्म जो है ये खत्म हो जाएगा और इसी वजह से जो स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ एंड झारखंड है उसमें बहुत बहुत हमें फायदा होगा, क्योंकि लूटपाट करते थे, मारते थे, बहुत डेंजरस स्टेट्स मानी जाती थी ये। यूएस वोंट गवर्न वेनेजुएला बट विल प्रेस फॉर चेंजेस। अब यहाँ पे यूएस ने बोल दिया कि हमको गवर्न नहीं करना है, बस अपने जो ऑयल के एग्जिस्टिंग ऑयल क्वारंटीन है हम किसी से ट्रेड नहीं करने देंगे, ऑयल पे कंट्रोल चाहिए इनको। क्या चाहिए, ऑयल पे कंट्रोल यूएसए को। एससी रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट पीएम ऑफरिंग चादर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी तो यहाँ पर सुप्रीम देखो क्या हुआ है बेसिकली, चादर ऑफर करी गई ऑन बिहाफ ऑफ पीएम मोदी, लिखेंगे हम, ठीक है ना। पीएम मोदी ऑफर्ड ऑफरिंग सेरेमोनियल चादर एट अजमेर शरीफ दरगाह, ठीक है। अब यहाँ पर पीएम मोदी ने भेज दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इनिशिएटेड, ठीक है ना, ऑफ चिश्ती अजमेर दरगाह, ये लिखना पड़ेगा, अजमेर दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, इनिशिएटेड बाय दिस वाज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1947 में ऐसा होता था, वहां तब से होता आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस लेकर आए हैं, दैट दिस दरगाह हैज बीन बिल्ट ओवर द ruins ऑफ शिवा टेम्पल, ठीक है ना। तो ये है कि ये सिंबॉलिक है, ये सब है, पर केस सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू हियर, सुप्रीम कोर्ट refuses to hear the case, refuses to hear the case, ठीक है ना। नाउ डिक्लाइन द प्ली विच ऑल्सो चैलेंज द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सेरेमोनियल ऑनर एंड सिंबॉलिक रिकॉग्निशन टू इस्लामिक स्कॉलर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड टू अजमेर दरगाह बाय यूनियन गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, बट ये तो शिवा टेम्पल पे बना हुआ है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया केस सुनने से। रिफ्रेन फ्रॉम नॉन इसेंशियल ट्रैवल टू ईरान। ईरान में क्यों ट्रैवल ना करें, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रही हैं। क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां के, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है वहां पर, ठीक है। इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीजा। वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। तो इंडिया लॉन्चेस न्यू ई बिजनेस वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स। चाइनीज नेशनल्स के लिए क्या किया है, चाइनीज नेशनल्स के लिए ई बिजनेस वीजा जो है वो लॉन्च किया है। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड, इसका पूरा नाम लिखेंगे, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट
business visa called EB4 visa that Chinese businessman can apply for. Chinese businessman can apply for travel to India for specific business activities, including installation and commissioning of equipment. A latest advisory on the Indian Embassy website here said that EB4 visa, which was introduced on 1st January, can be applied for online without visiting the embassy or agents. The new visa is introduced in the view of growing demand for business visas to travel to India. It will be issued in about 45 to 50 days with permission to stay in India for up to 6 months. ठीक है ना? Can be applied online. ठीक है ना? Introduced in view of growing demand for business visas to travel to India. ठीक है ना? Will be issued in about 45 to 50 days. Permission to stay in India up to 6 months. 6 months तक इंडिया में रह सकते हैं. 45 टू 50 डेज में ये अप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना? बिजनेस वीजाज ट्रैवल, और इसमें आप इंस्टॉलेशन के लिए आ सकते हैं, इक्विपमेंट के लिए. ठीक है, ये नोट करना है. दिस यू हैव टू नोट, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट. कोस्ट गार्ड एड्स पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल टू इट्स फ्लीट. लिखेंगे कोस्ट गार्ड adds pollution control vessel to its fleet. Pollution control vessel, ठीक है. Defense Minister Rajnath Singh commissioned the Indian Coast Guard ship that is Samudra Pratap. Samudra, not Samudra. Samudra Pratap. So I want to tell you a story by the Samudra. Okay, so my father's friend was to visit, and I was, I think, young, like very young. मतलब बच्ची थी मैं, स्कूल में पढ़ रही थी. And he said, so today my friend is going to visit, whose name is Samudra Singh. Okay, I said fine. I thought Singh hai, तो he'll be huge, very like tall, very huge guy. Right now I was very excited because फ्रेंड आ रहे हैं, मजा आएगा. और बचपन में तो होता है गिफ्ट्स आएंगी, चॉकलेट्स आएंगी. ठीक है. नाउ आई मेट हिम, ही वाज अ वेरी नाइस गाय, लाइक अ वेरी गुड पर्सन, बट नॉट वेरी शॉर्ट इन हाइट. बट मैंने तो सोचा बहुत ही बड़ा होंगे. तो आई वाज लाफिंग, एंड वी लाइक ही I am good friends with some of my dad's friends, and he's one of them. So when I got to know, I told him, uncle, that is what I thought. So I always remember him the way like that okay, what you make from the name only, you imagine the way a person should be, but turns out to be something else. Okay, I know it was a stupid thing, but let's get back to it, because आज हम एक बहुत ही heavy चीज करने वाले हैं, वो है शांति. ठीक है, towards the end of this video. Now, it is the first of the two indigenously designed pollution control vessels. इसको PCVs बोल रहे हैं, pollution control vessels, for the Indian Coast Guard in Goa. So this was installed in Goa. You need to note what are PCVs, are pollution control vehicles. The minister described the ship built over 60% to be indigenous content as a symbol of India's maturing defense industrial ecosystem. Now they're saying that 60% of the content, 60% of the content in this ship is what? 60% of content in this ship is indigenous. That is, it has been built in India. The vessel was built by Goa Shipyard Limited. ठीक है, GSL ने. The defense, this you need to note, the defense minister said Samudra Pratap is India's first homegrown. This is Samudra Pratap is India's first homegrown pollution control vessel and the largest ship in the Coast Guard's fleet so far. Its induction substantially enhances the ICG's capability in pollution response, firefighting. ये नहीं नोट करने की जरूरत. और ये mangroves, advanced pollution detection system है, pollution response boats है, modern firefighting equipments है इसके अंदर. Mr. Singh noted that these capabilities would ensure rapid detection and containment of pollution
इंसिडेंट्स, तो पॉल्यूशन इंसिडेंट्स को पता चलेगा, वैसे ही एक्शन लेंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समुद्र प्रताप, ठीक है ना, अ वेरी ह्यूज थिंग. नाउ दिस इज एक्चुअली ह्यूज, द नेम इज ओनली नॉट ह्यूज. ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये इंडिया का, पीसीसी बोल रहे हैं इसको ये. ठीक है, पीसीवीज, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, पीसीवी. ठीक है, 31.8% of Aravalli's hills at risk after center's definition. और there's a group which is saying कि अगर हम 100 वाली जो मीटर्स वाली की बात करते हैं कि एलिवेशन इज 100 मीटर्स तो वो अरावली हिल माना जाएगा. तो 31.8% ऑफ अरावली इज एट रिस्क. तो अब देखते हैं क्या आगे पता चलता है. तो अभी के लिए तो एवरीथिंग इज ऑन होल्ड. A terrorist act is not just finale but culmination of conspirational activities. Now again, we are going to talk about Umar Khalid here. So Supreme Court ने क्या कहा है कि terrorist act is not just the finale, what happens in the end. It is also what was done for that end thing to happen. The Supreme Court interpreted that an act of terror under UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, is not limited to the final flourish of violence but the build up to it. Okay, now what was done in between is also important. So you need to note it down. A bench headed by Justice Arvind Kumar in its judgment on the bail piece filed by the accused in Delhi writes, larger conspiracy case referred to Section 15, Clause 1A of the 1967 Act. Now we need to know that UAPA is a 1967 Act. हमें पता होना चाहिए कि UAPA जो है वो 1967 का एक्ट है. और इस बार आप UAPA की फुल फॉर्म, UAPA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से. इट कैन बी अ रीजनिंग क्वेश्चन. नाउ व्हाट इफ इट इज अ रीजनिंग क्वेश्चन? Should you be worried? No. Have a better understanding of it. You can even note down the section if you're preparing for CLAT and you can read the section for yourself, and that's it. A better understanding is going to help you in solving the reasoning question better. Nothing else. It doesn't mean you need to pick up the entire judgment and read it. Not at all. Okay. Now, to note the residue faced by another means while defining acts of terror using bombs, dynamite, or other explosive substances, or inflammable substances, or firearms, or lethal weapons, or poisonous or noxious gases, or other chemicals, or by any other substances, whether biological, nuclear, or otherwise, of a hazardous nature. The statutory intent, the court said, was not to limit the definition of terror to the use of weapons. अब वो कह रहे हैं कि terror attack is not only that you have to use weapons, it can be some other thing only. ठीक है, confining to only conventional modes of violence will be तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि terrorism only about using weapons and ये सब, अगर कोई गलत टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज भी स्प्रेड कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो टेररिज्म. ठीक है, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स रेज्ड बाय द पिटिशनर इन द राइट्स केस वाज दैट दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस. वो क्या कह रहे हैं कि हमने एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस में नहीं पार्टिसिपेट किया है. द दिल्ली पुलिस आर्ग्यूड दैट दे हैड कंस्पायर्ड फॉर अ regime change through an armed rebellion. तो दिल्ली पुलिस ने क्या आर्ग्यू किया, दिस यू आर गोइंग टू नोट, कि वो तो they wanted to change the regime through an armed rebellion and disruption of supply of essential commodities. Now, disruption of supply of essential commodities is a very, very big thing. A big place like Delhi, human जो basic human चीजें चाहिए होती हैं वो नहीं पहुंचने देंगे. That was the plan. So the court said a terrorist attack under UAPA extended to disruption of essential supplies. Now they said terrorism is not only when you pick up weapons, but if you are planning to stop the supply of essentials, that is also a terrorist attack, would be counted as a terrorist attack. So the Supreme Court is saying that the plan that they had accounts to terrorism. The offences covered under UAPA go beyond the ordinary offences and affect the security and integrity of the nation, Justice Kumar said. A terrorist act is not an isolated, solidarity and final act. It was the culmination of organized, sustained and conspirational activities unfolding over time. तो वो कह रहे हैं कि भाई जो धीरे धीरे किया वो एक्ट्स भी टेररिज्म माने जाएंगे, नॉट ओनली द फिनाले. सो इट मीन्स द रेड फोर्ट एक्ट दैट हैपेंड, नॉट ओनली द ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब जो कार में हुआ और उससे लोग मरे, इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. जो यहाँ तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने हेल्प करी, सब कुछ किया, दे आर ऑल्सो टेररिस्ट एंड दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. सो हेयर the fact that they want to disrupt the essential supplies, that is enough to count terrorism. This is what the court has said.
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। पुलिस इन स्टेट सेटअप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, वो कह रहे हैं अपने सेल्स बनाओ, बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए। Parliament has cleared now. Now this is important. Let's have water. Let's have sip of water, because now we're going to, and this is very important. Now you might have made chotu notes here and there with me only in December and January, but this Shanti notes are going to give you peace. And guys, फेब आने वाला है, बजट बनेगा, ठीक है, बजट बनेगा, और फिर हम 2-3 फरवरी को बजट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर इट, 1 to 2 क्वेश्चंस पक्का। एंड इफ यू आर गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स देन मीन्स फॉर एवरी एग्जाम 2 क्वेश्चंस, तो जितने एग्जाम दे रहे हो उतने मार्क्स वहां पे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो उस दिन कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके। नाउ शांति, ठीक है ना, व्हाट इज शांति? द न्यूक्लियर बिल, शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है। चलो अब ये क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग, यहां से नोट करी हूं मैं, ठीक है, हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। सबसे पहले तो शांति की फुल फॉर्म हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। अब इतना तो हमें शांति में से पता है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये वाला तो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है ना, ये वाला इतना पार्ट तो हमारा क्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग और एडवांसमेंट ये याद करना है। क्या याद करना है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट, ऐसे लिख के करो, रफ के अंदर शांति लिख लो, रफ पेज लो, शांति लिख लो, ठीक है ना। न्यूक्लियर इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया दैट इज शांति, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया दैट इज शांति, हार्नेसिंग, हरासिंग नहीं, हार्नेसिंग, सस्टेनेबल, एडवांसमेंट, ठीक है। Now this is the name of the law. Despite opposition demands for amendments and review by a select committee to achieve. Now this was passed. Parliament has passed this bill. This is a law now. Parliament has passed. ये राज्यसभा लोकसभा में पास हो चुका है। To achieve India's, now what is the aim? देखो भाई, now the level of questions is not that easy. Earlier क्या आ जाता? अच्छा शांति का टी का बता, और शांति का एच का फुल किस लिए स्टैंड करता है? वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ द एग्जामिनर डजंट आस्क दैट। अब वो पूछते अच्छा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया ये, सो यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द एम। नाउ द एम ऑफ द बिल इज टू अचीव India's energy security needs, ठीक है ना, एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स इंडिया की बूस्ट करनी है हमको, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि भैया हम जो है, मैं यहाँ से टॉपिक पिक करना चाहती हूँ सो दैट हम कह रहे हैं कि भाई जी हमको, मैं दिखा रही हूँ आपको, हाँ, कि हमें 2047 तक हमें क्या करना है, 2070 तक इंडिया का अचीव नेट जीरो टारगेट्स अचीव करना है, कि हमको पॉल्यूशन नहीं करना है 2070 तक, नेट जीरो टारगेट। और हम कह रहे हैं 2047 तक हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बनाना स्टार्ट करना है, 100 गीगावाट्स। 2047 तक हमें कितना न्यूक्लियर का टारगेट सेट कर दिया है कि हमको 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी बनाना है, ठीक है ना, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट हमने सेट किया हुआ है। और इसको अचीव करने के लिए, इन दोनों टारगेट्स अचीव करने के लिए हम नेट जीरो पे कैसे जाएंगे? जब हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? कोल, डीजल, ये सब, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्लीनर एनर्जी सोर्स पे जाना है। इज न्यूक्लियर अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी? वेरी बिग क्वेश्चन। इट इज।
राइट, दे से इट इज, अगर ब्लास्ट ना हो तो इट इज क्लीन, ठीक है, बट देर आर डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग हैज डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर? अगर ब्लास्ट हो गया तो वो एरिया ही पूरा वो हो जाता है, लोग इफेक्ट होते हैं, लाइफ लॉन्ग जनरेशन खराब हो जाती हैं, बहुत डिजीजेस हो जाती हैं। इसका जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, उसको सी में फेंका जाता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। बट हाँ, पॉल्यूशन नहीं करता है डे टू डे में, ठीक है। तो ये इंडिया का है। द बिल में ऑल्सो रिवाइव, अब यहाँ पर ये था हमारा कि हम कह रहे हैं कि भाई हमको अगर क्लीन एनर्जी अचीव करनी है तो ये जरूरी है, और इसीलिए हम, ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज हैज बूस्टेड द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन with rupees 20,000 crore dedicated to small modular reactors and advanced pressurized water reactors. Now this is very very important note. गवर्नमेंट ने rupees 20,000 करोड़ निकाले हैं, दिए हैं फॉर डेडिकेटेड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे, छोटे छोटे, राइट, छोटे छोटे धमाके होने का डर रहा है, बड़े बड़े धमाके नहीं हो सके, ठीक है। India's nuclear power sector has remained state controlled and unchanged since 1956. Now this is number one was this. Now we are going to do Roman number two. History अगर हम देखें न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर क्या है, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं India's nuclear power sector has remained state controlled and unchanged since 1956. 1956 से स्टेट के कंट्रोल में रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को हमने नहीं घुसने दिया है, ठीक है ना। किसकी मोनोपोली रही है? मोनोपोली ऑफ, मोनोपोली मतलब यही करता धरता है, अकेला यही था, मोनोपोली ऑफ, आई एम नोटिंग डाउन फ्रॉम हेयर, ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NPCIL, यही था। अब NPCIL रफ में लिखेंगे, NPCIL, हमें पता है न्यूक्लियर है, ठीक है, एन तो हमारा सॉर्टेड है, इंडिया भी सॉर्टेड है, लिमिटेड भी सॉर्टेड है, क्या नहीं सॉर्टेड? पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, न्यूक्लियर, ठीक है, इंडिया लिमिटेड पावर कॉर्पोरेशन, हो गया याद। शांति रिवाइज करें, शांति, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हार्नेसिंग, सस्टेनेबल, हार्नेसिंग, एडवांसमेंट, ठीक है, सही बोला मैंने, सस्टेनेबल, हार्नेसिंग, एडवांसमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ऐसे याद करोगे फुल फॉर्म्स बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। एंड देन इवन इट इज वेरी इजी इन द MCQ ऑल्सो। देखो यार, द बेस्ट पार्ट अबाउट योर एग्जाम, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट ऑल्सो गिविंग योर एसे राइटिंग, इसकी आंसर तो मेरे सामने है। सो इतना इजी एग्जाम है, बोर्ड से भी इजी एग्जाम है, कोई नहीं देता ना आंसर सामने, कितने अच्छे लोग हैं ये, दे आर नॉट बैड पीपल। The private and foreign partnership has been restricted under earlier laws. तो यहाँ पर अब क्या है, हिस्ट्री ये रही है कि मोनोपोली इनकी रही है, ठीक है, चलो ये तो हिस्ट्री थी। अब हमारे लॉज क्या क्या थे, लॉज जो थे, ठीक है ना, लॉ एक तो हमारा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, important. Then we have Civil Liability for Nuclear Damages Act, 1960, सॉरी, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 का, ये एक्ट 2010, ठीक है ना। नाउ इसके अंदर व्हाट वाज द मेन थिंग, प्राइवेट एंड फॉरेन कंट्री कंपनीज अवॉइडेड इंडिया ड्यू टू इट्स strict liability laws. Strict liability laws. Strict liability is a very very important concept now for CLAT reasoning and for other law entrance exams. Other law entrance exams, if you are not, देखो यार, टॉर्ट्स ना बड़ा ही घुमाऊ सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। क्यों? क्योंकि टॉर्ट कोडिफाइड तो है नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर बुक की ये पढ़ लो, इसमें जो कहा गया फॉलो कर लो, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। टॉर्ट्स के अंदर केसेस पढ़ने होते हैं, एंड दैट इज व्हाट इन अवर न्यू
कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड इज ऑन टॉट्स, अवेलेबल ऑन loggery.in. जाइए, खरीदिए और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी समझिए. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है और बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है, ठीक है ना. तो ये यू हैव टू स्टडी इन डिटेल. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है दैट इफ यू हैव ब्रॉट समथिंग डेंजरस ऑन योर लैंड एंड दैट एस्केप्स, यू आर लायबल इफ इट कॉजेस डैमेज. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम थी. उसके बाद आगे चलेंगे. अब Shanti Bill is an overarching legislation that opens India's nuclear power sector to private and foreign participation, which was earlier entirely state controlled and deeply regulated. Now, अब जो न्यू बिल है वो क्या करता है? न्यू बिल जो है वो, ये नोट करेंगे, न्यू बिल प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करता है आने में, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ नहीं, पहले नहीं अलाउड था. अंडर द बिल, प्राइवेट इंडियन कंपनीज कैन सीक लाइसेंस टू ओन, बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. यू हैव टू नोट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, नोट कर लो. Now, the Shanti Bill allows 49% private participation while maintaining 51% government control over sensitive activities such as nuclear fuel production, heavy water manufacturing, radioactive waste management, safety mechanisms, licensing, and strategic oversight. अभी भी, now this is a very very important question, ये नोट करना है कि 49% प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड है, 51% अभी भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होने वाली है. ठीक है ना. बिल ने मोनोपोली एंड करी है. इट अलाउज प्राइवेट कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर्स टू बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. द प्राइवेट सेक्टर विल बी इन्वॉल्व इन फ्यूल फैब्रिकेशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट ऑपरेशंस. इट विल एसेंशियली बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. The bill facilitates advanced nuclear technologies by enabling private participation and regulatory clarity. It supports the deployment of small modular reactors and indigenous reactors. तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में भी न्यूक्लियर बन पाए इक्विपमेंट्स, इसका भी ध्यान रखा गया है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए. द नेक्स्ट इज अ बॉडी दैट इज AERB. AERB stands for Atomic Energy Regulatory Board. Now, Atomic Energy Regulatory Board, it was constituted in 1983. Now, if you're revising the thinking, सबसे पहले हमने शांति की फुल फॉर्म दोबारा, न्यूक्लियर लॉ, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया. न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया का फुल फॉर्म, ठीक है, एडवांसमेंट, हार्नेसिंग, एस स्टैंड फॉर सस्टेनेबल. डन, ये तो मेरा हो गया. ठीक है, उसके बाद अब मैं किसकी याद कर रही हूँ फुल फॉर्म? AERB. AERB stands for Atomic Energy Regulatory Board. एक बार अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, अब AERB लिखेंगे, AERB. ठीक है, AERB ऐसे लिख लो जैसे मैं बताती हूँ. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड. चेक करते हैं मैंने सही बोला, रेगुलेटरी, रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटरी. तो ठीक है, मेरे को याद रहेगा रेगुलेटरी. ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही कर करके सारे याद कर लेना. फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हल्के में नहीं लेना. थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लिख लिख कर याद करो, बार बार लिख लिख कर याद करो, रफ में लिख लिख के याद करो. 1983 में कॉन्स्टिट्यूट करी अंडर द Atomic Energy Act. Now this body is recognized, has now been recognized, has been given statutory status, has been given. What is statutory status? There is a law, there is an act which recognizes this and is answerable to Parliament rather than solely to the executive. It is answerable to the Parliament. Parliament को answerable है. It is answerable to whom? The Parliament. स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है, आंसरेबल टू पार्लियामेंट हो गई है. ठीक है, पहले एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल थे अकेला. अब AERB का फंडा क्या है? व्हाट इट इज गोइंग टू डू? It is responsible for ensuring nuclear safety, radiation protection, emergency preparedness, and quality assurance across civilian nuclear installations. It issues safety measures licenses, ठीक है, standards, administers industrial safety for units under the Department of Atomic Energy,
एंड कंडक्ट्स इंस्पेक्शन टू प्रिवेंट रेडिएशन हजार्ड्स। तो रेडिएशन लीक ना हो, ये दोनों जो भी मैंने मार्क किए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इनका काम है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट अंडर शांति बिल ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हाउएवर द बिल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। अब यहाँ पर बिकॉज प्राइवेट, अर्लियर गवर्नमेंट वाज डूइंग इट, so if something government is doing it and this is dangerous, ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट, वैसे हम कहते हैं करप्शन है, गंदा काम करती है, बुरी है, बट जब कुछ डेंजरस कर रही है तो उसके एम्प्लॉय को भी पता है कि भैया अगर कोई लीक हो गया ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई तो मेरी नौकरी गई, ठीक है ना। वेयर इज इन प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा लीनियंसी तो हो जाती है डेंजरस उसमें, तो यू नीड अ चेक बिकॉज दे आर देयर फॉर प्रॉफिट। उनको तो ये कि भैया हम प्रॉफिट कमाएं, वी शुड अर्न प्रॉफिट, राइट। नाउ दैट थिंग, the profitability, that only focusing on profit and all of thing is for private। गवर्नमेंट को पता है कि भैया अगर सत्ता में रहना है, उनका प्रॉफिट क्या है, सत्ता में रहना, पावर में रहना, तो हमें कुछ भी डेंजरस चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि AERB का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टू इंश्योर कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कंपनीज ना करें, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। द प्राइवेट कंपनीज नाउ विल हैव टू सीक ऑथराइजेशन फ्रॉम AERB। ऑथराइजेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ प्लांट रेंज। तो ऑथराइजेशंस ये हम नोट करेंगे, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडिएशन जनरेशन इक्विपमेंट, ये सब के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगी। The government controls the reprocessing and management of spent fuel and high level radioactive waste। पर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कंट्रोल का reprocessing and management of fuel जो यूज किया गया है, जो हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इन सबको कौन देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी, ठीक है। मैं देख रही थी कितना रह गया, ठीक है ना। नाउ लायबिलिटी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई पहले हमने एक टॉपिक लिखा था ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला, कि पहले कंट्रीज इंडिया में क्यों नहीं, कंपनीज इंडिया में क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी ना। अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें कि यहाँ पर कंट्रीज क्यों नहीं आ रही, कंपनीज क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सप्लायर, देखो यहाँ पे 2-3 लोग हैं, एक तो सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है ना, क्या है, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है ना। वन हु इज सप्लाइंग द इक्विपमेंट, क्या है, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है, ऑपरेटर है, ठीक है ना, सप्लायर है, ऑपरेटर है। अब क्या था, जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर ऑपरेटर जो चला रहा है न्यूक्लियर प्लांट को, दैट पर्सन इज मोस्टली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड द गवर्नमेंट माइट हैव क्रिएटेड अ फंड और समथिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इफ बाय चांस सम डिजास्टर हैपेंस, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर सप्लायर कुड ऑल्सो बी हेल्ड लायबल इफ द इक्विपमेंट्स वर फॉल्टी। अब तुमको कि सही बात है यार, ऑपरेटर की क्या गलती, अगर इक्विपमेंट फॉल्टी है तो सप्लायर शुड बी हेल्ड लायबल, बट इंटरनेशनली जो दूसरी कंट्रीज है वो ये फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पे तो उनका सप्लायर भी घर का ही है, ठीक है ना, उनकी कंपनीज बना रही हैं, तो उनके वहां ये लॉ है, और जो खरीद भी रहे हैं वो इसी लॉ पे खरीद रहे हैं कि सप्लायर वोंट बी लायबल एंड ऑपरेटर इज लायबल फॉर वॉट एवर हैपेंस एंड द गवर्नमेंट फंड इज क्रिएटेड, ठीक है। हमारे यहाँ पे सप्लायर भी लायबल था, तो कोई कंट्री हमें न्यूक्लियर फ्यूल देने को तैयार ही नहीं थी, वो कह रही थी हम दूसरे नेशंस को देंगे, हम क्यों यहाँ पर कॉम्पनसेशन पे करने बैठे। तो इसलिए अब लॉ चेंज कर दिया गया है। अब आप कहोगे कि अगर अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है न्यूक्लियर का तो भाई ये तो बहुत ही पंगा हो जाएगा, नहीं। अब इन्होंने क्या कर दिया है, दे हैव मेड थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट, बता रहे हैं क्या करना है। कंपेयर टू द अर्लियर रिजीम, द शांति बिल इंश्योर्स दैट द लायबिलिटी एस्पेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो शांति हैज मेड liability aspect more transparent, they have made it more transparent, ठीक है ना, and predictable for operators। अब आप कहोगे हाउ इज इट प्रिडिक्टेबल, इन्होंने बता दिया कि भाई इतने मेगावाट का अगर प्रोजेक्ट है तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ सकते हैं,
ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंट है और प्रिडिक्टेबल है। लायबिलिटी कैप्स आर फिक्स्ड एज फॉलोज: रुपीज 3000 करोड़ फॉर लार्ज प्लांट्स ऑफ 3600 मेगावाट कैपेसिटी, 1500 करोड़ फॉर मीडियम प्लांट्स of 1500 to 3600 megawatt, and 100 crore for small modular reactors. ठीक है ना? Penalties for legal violation in cases of severe breach are capped at rupees 1 crore. ये सारा आप नोट करोगे. This can be a question. एंड द यूनियन गवर्नमेंट विल बेयर लाइबिलिटी बियॉन्ड द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से ज्यादा अगर उससे ऑपरेटर की जितने लाइबिलिटी उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो फंड क्रिएट करेगी यूनियन गवर्नमेंट और उसमें से पे करेगी। Earlier, operators could hold suppliers liable for defective parts, faulty equipment, designer inefficiency, and deliberate cause. अब नहीं है। Current bill में supplier cannot be held liable. Supplier cannot be held liable. Now this is a very शांति हर बच्चे को पढ़ना है। आप एनएल सैट के लिए प्रिपेयर करो, पर्सनल इंटरव्यू है आपका, एमसीक्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। एंड इफ यू हैव बैकलॉग्स, प्लीज मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट द बंडल्स। अपने बैकलॉग्स खत्म करो। दिसंबर तक का न्यूज 2026 तक का अवेलेबल है on loggery.in. Practice your MCQs. And yes, if you have any doubts, you can ask in the comment section. Do like the video, do subscribe to the channel, and do share about us with your friends. Thank you for watching. Bye bye and take care.